जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 23 पढ़ेंगे, जिसमें संसदीय समितियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा आखिरी पार्ट है इसका। पहले हम लोग एक देख चुके हैं, एक वीडियो इस पे बन चुका है। ये हमारा कंप्लीट इसमें एनालिसिस रहेगा और जो दो समितियां बची हुई थी स्थायी समितियों के बारे में, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, समितियों के बारे में हम लोग कुछ कुछ देखे थे। उसके बाद से अस्थायी संयुक्त समिति, ये सारी चीज़ें देखे थे। उसके बाद से हम लोग प्राक्कलन समिति, इसको हम लोग देख चुके थे। प्राक्कलन समिति में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें जान रहे हैं हम लोग। देखिए, प्राक्कलन समिति नहीं, लोक लेखा समिति हम लोग जाने थे, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, इसको हम लोग को देखना है। तो चलिए, प्राक्कलन समिति को हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्राक्कलन समिति में ये जो है, प्राक्कलन समिति जो है वो स्वतंत्रता के पहली बार, ठीक है, स्वतंत्रता के जस्ट बाद, उसके बाद से वित्त मंत्री उस समय थे जॉन मथाई, ठीक है। इनके सिफारिश पर 1950 में इसका गठन हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो ये समिति है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको देखेंगे आप। ये इसमें देखिए 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके सभी सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इनका भी निर्वाचन सेम ऐसे ही होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हर वर्ष होता है ये। इसमें कोई भी मंत्री लेकिन सदस्य नहीं होता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष रहेंगे, वही इसके अध्यक्ष का क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, यानी कि निर्वाचित मनोनीत करेंगे, ठीक है ना। और ये देखिए, ये जो होगा सत्ताधारी दल का ही होगा। सारा जो यहाँ का जो अध्यक्ष होगा ना, वो सत्ताधारी दल का ही होगा। ये सारी चीज़ें एकदम कंफर्म है। ये इसमें आप इधर उधर चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि जो राज्यसभा से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं रहेगा। जैसे हम लोग लोक लेखा समिति में देखे थे कि उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें सत्ताधारी दल का अध्यक्ष रहेगा। देखिए, अब प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है। बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करता है ये, आपको याद रखना है। और साथ ही इसमें सार्वजनिक व्यय में जो भी सुझाव वगैरह देना है, वो सारी चीज़ों को, इसलिए इस चीज़ को, ये जो सुझाव देता है इसका कारण से इसको सतत किफ़ायती समिति भी कहते हैं। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान में रखना कि सार्वजनिक व्यय, ठीक है, जो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी काम करने हैं, तो ये सुझाव भी देता है प्राक्कलन समिति को कि कौन-कौन से क्षेत्र में किस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, ये भी याद रखेंगे कि संसद अगर कोई भी किसी भी तरीके से नीतियाँ वगैरह बनाएगी ना, तो उसमें ये प्रश्न नहीं उठा सकती। मतलब ये सुझाव वगैरह सारा चीज़ तो दे रही है, लेकिन कोई भी नीति बनेगी तो उसमें ये प्रश्न नहीं कर सकती है, ठीक है ना? देखिए, समिति समय-समय पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलनों की जाँच कर सकती है, ये भी है इसके पास, लेकिन शक्ति थोड़ी-सी सीमित है। क्योंकि जो बजट प्राक्कलनों की जाँच संसद में मतदान के बाद ही करती है, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। आप याद रखना कि मान के चलो, जो प्राक्कलन है यानी कि एक तरीके से कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, नॉर्मली समझिए, ठीक है ना। तो जैसे संसद में अभी चल रहा है कि हाँ, हम लोग को कहाँ-कहाँ पे कितना कैसे खर्च करना है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए पूरा विचार-विमर्श हो गया, सारा काम हो गया, उसके बाद से मतदान भी हो गया, उसके बाद ये जाँच करती है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? लेकिन इसका काम ही यही है, ठीक है? तो ये आप याद रखना। उसके बाद से संसद के द्वारा कोई भी निर्धारित नीतियों पे जाँच नहीं करेगी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और इसी समिति को हम लोग बोलते हैं, जो इसका कार्य है वो स्वपरीक्षण, यानी कि 100 100 समझ रहे हैं आप? मतलब लाश का परीक्षण करना, यानी कि क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जब बजट का सारा काम हो गया है, जितनी भी चीज़ें काम हो गई, मतदान हो गई, उसके बाद उसको चेक करता है। तो इसलिए हम लोग इसको स्वपरीक्षण की तरह से इसका काम हम लोग ये भी कहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा समिति का कार्य स्वपरीक्षण की तरह है, ठीक है।
उसके बाद से इसमें एक लास्ट इम्पोर्टेंट समिति है, ये सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है, ये कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पे इसका गठन किया गया, और इसमें जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते, ये आप याद रखेंगे। इसमें भी लोकसभा का ही जो व्यक्ति होगा वही अध्यक्ष बनेगा। देखिए, सदस्य रहेंगे लेकिन राज्यसभा का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद से इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदन एवं लेखा की जांच करना। सार्वजनिक उद्यम जितने भी गवर्नमेंट के जो भी जहाँ पे भी ये पूरे सार्वजनिक उद्यम जो हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी उनका लेखा जोखा, ये सारी चीज़ों का काम, उसको जांच करना है। उसके बाद से देखिए, इसका ये भी कार्य है कि सार्वजनिक उद्यमों पर कैग सीएजी के प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। ठीक है, तो ये बस इसमें इतना ही है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्य ऑप्शन ए केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, बी केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। ये एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से इसका प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है राज्यसभा के सभापति को, बी है केंद्रीय वित्त मंत्री को, सी है लोकसभा अध्यक्ष को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है, आप इसका आंसर भी निकालेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सेम वही प्रश्न है। देखिए, ये बीपीएससी 2011 में और जेपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी है लोकसभा के अध्यक्ष को, सी है संसदीय मामलों के मंत्री को, डी है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य हैं? ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 30। तो क्या हो सकता है इसका भी सही आंसर बताइएगा। इस तरीके से प्रश्न बनता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, उसके बाद से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी याचिका समिति, सी सार्वजनिक उद्यमों संबंधी समिति, डी है प्राक्कलन समिति। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है? ठीक है, ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है सरकारी उपक्रम समिति, डी है याचिका समिति। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो चैप्टर है इससे इसी तरीके से प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद से देखिए, 24 जो चैप्टर है उसमें संसदीय मंच है। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉरम है, ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी पढ़ने के लायक नहीं है, तो हम लोग इससे अब आगे बढ़ेंगे। और 25 चैप्टर जो है वो भी संसदीय समूह है, पार्लियामेंट्री ग्रुप को भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा पढ़ने के लायक, तो ये चैप्टर भी छोड़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे 25। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब अगला जो चैप्टर आएगा वो हमारा रहेगा चैप्टर 25, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।